गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स की बात कर चुके हैं। हम लोग प्रिंसिपल्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़े हैं और आज हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पढ़ने के लिए जा रहे हैं इसमें ये पढ़ रहे हैं कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन विक्रय संगठन जो होते हैं वो हमारे कितनी तरीके के हो सकते हैं, उनके फॉर्मेट कितने हो सकते हैं, उनके प्रारूप कितने हो सकते हैं, है ना। तो उसी कड़ी के अंदर नंबर फर्स्ट है हमारे पास में लाइन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम रेखीय विक्रय संगठन, है ना। रेखीय जैसा नाम से पता चल रहा है, रेखीय या लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग अगर बात करें मोटे तौर पे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारे पास में, मतलब बहुत सारे फॉर्मेट हैं, पैटर्न है जिसके अंदर हम लोगों ने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं ना, जो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारा क्या है, ये वर्टिकल फॉर्मेट का होता है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ये इस तरीके से लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक लाइन के रूप में रहता है, एक रो के रूप में, एक रेखा के रूप में रहता है ना। तो ये कैसे वर्कआउट करता है, तो इसके स्ट्रक्चर जो है हम लोग इसको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है इस रेखीय लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पे मैंने इसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब होता क्या है इसके अंदर कि जब सबसे ऊपर जो होता है इसमें, ये जो मैंने एक लाइन खींची है यहाँ पे, ये इसी फॉर्मेट में ये भी स्ट्रक्चर, इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी सेम ऐसा ही होता है ना। तो इसमें क्या होता है, तो सबसे ऊपर होता है हमारा जनरल सेल्स मैनेजर, है ना। जनरल सेल्स मैनेजर सबसे ऊपर होता है इस स्ट्रक्चर के अंदर। मेन जो हेड ऑफ है वही होता है हमारा यहाँ पर, और हिंदी में उसको बोलते हैं हम यहाँ पे महाविक्रय प्रबंधक बोला जाता है उसको। और फिर उसके बाद आता है हमारे पास में रीजनल सेल्स मैनेजर, क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधक। रीजनल के बाद में आता है हमारा नंबर 3 के ऊपर सेल्स सुपरवाइजर्स होते हैं यहाँ पे, उसको हम हिंदी में बोलते हैं विक्रय निरीक्षक कहते हैं यहाँ पर। और लास्ट जो आता है इस कड़ी के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर अंतिम छोर पे जो होता है वो होता है हमारा सेल्समैन विक्रय पर्सन, जो होता है हमारा सेल्समैन, जो कस्टमर के साथ में डायरेक्ट डीलिंग करता है ना। हम लोग सभी जानते हैं सेल्समैन किसे बोलते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हमारे पास में इस तरीके से होता है, जिसमें सबसे पहले जनरल सेल्स मैनेजर हो गया, दूसरे नंबर पे आता है हमारा यहाँ पे रीजनल सेल्स मैनेजर, तीसरे नंबर पे आता है हमारा यहाँ पर सेल्स सुपरवाइजर, और लास्ट में होता है हमारे यहाँ पर सेल्समैन। ये एक ही पर्सन होगा। रीजनल के अंदर यहाँ पे अलग अलग डिवाइडेड भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। ईस्ट में अलग बना दिया हमने, वेस्ट का अलग बना दिया, नॉर्थ का अलग हो गया या साउथ का अलग हो गया। फिर उसके बाद में जो स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे पर्सन, कौन से कर्मचारी आएंगे, तो हमारे आएंगे सेल्स सुपरवाइजर्स होंगे, जो उनको सुपरविजन करेंगे। किनको करेंगे, तो सेल्समैन को। अब एक डिपार्टमेंट के अंदर या एक सेल्स डिपार्टमेंट जो आपने ओपन कर रखा है उसके अंदर 2, 5, 10, 20, 25 की जितना बड़ा आपका स्ट्रक्चर है कंपनीज का, या प्रोडक्शन या प्रोडक्ट की जो लाइन है हमारी, तो उसके अंदर 2 प्रोडक्ट हैं या 200 प्रोडक्ट हैं, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे सेल्समैन भी उतने रखने पड़ेंगे, है ना। तो ये इनकी क्वांटिटी और नंबर जो होते हैं वो हमारे इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर। ये जो लाइन है हमारी, ये किस तरीके से चल रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। मीन्स सबसे ऊपर कौन है यहाँ पे, जनरल मैनेजर, उसके बाद रीजनल, उसके बाद सेल्स सुपरवाइजर, और उसके बाद में हमारा सेल्समैन है ना। अब ये किस तरीके से ऑर्डर देते हैं और इनके स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है, ये तो हम तो देख ही रहे हैं। और इस तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्डर कैसे चलेंगे हमारे, तो ऊपर से नीचे की तरफ, ये हमारे ऑर्डर का फॉर्मेट होगा। ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्डर्स आएंगे। सबसे पहले जनरल मैनेजर किसको ऑर्डर देगा, तो रीजनल वाले को देगा, है ना, रीजनल सेल्स मैनेजर को। रीजनल सेल्स मैनेजर किनको ऑर्डर करेंगे, तो वो करेंगे हमारे सेल्स सुपरवाइजर को। और सेल्स सुपरवाइजर किसको ऑर्डर करेगा, तो हमारे सेल्समैन को ऑर्डर करेगा। ये तो हो गया हमारे ऑर्डर का फॉर्मेट कि ऑर्डर किधर से किधर जाएंगे, तो ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्डर जाएंगे। अब नीचे से ऊपर की तरफ क्या जाएगा, रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, है ना, कि आपने निवेदन जिसको बोलते हैं हम लोग, निवेदन बोल सकते हैं, प्रतिवेदन बोल सकते हैं, इंग्लिश में उनको रिपोर्टिंग बोला जाता है। जो ऑर्डर्स आपने यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ इनको दिए हैं, नीचे वाला व्यक्ति जो सेल्समैन है आखिरी छोर पे, वो क्या करेगा, अपने सेल्स सुपरवाइजर को रिपोर्टिंग करेगा काम की, है ना। मान लीजिए कि आज कितना टर्नओवर किया है,
आज कितनी सेल्स करी है, या कोई भी सर्वे से रिलेटेड कोई काम है तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्कआउट है उसकी रिपोर्टिंग वो किसको करेगा, तो वो अपने सेल्स सुपरवाइजर को करेगा। सेल्स सुपरवाइजर किसको करेगा, रीजनल सेल्स मैनेजर को। रीजनल सेल्स मैनेजर किनको करेंगे, तो हमारे जनरल सेल्स मैनेजर को रिपोर्टिंग करेंगे। तो क्लियर हुआ ये आपके। तो रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाएगी, तो नीचे से ऊपर की तरफ उनको रिपोर्टिंग की जाएगी। अब इनके और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इसमें कर्मचारी जो होते हैं, कोई भी सेल्समैन है या सेल्स सुपरवाइजर है, इसका एक कि अपने पास वाले अधिकारी के टच में रहते हैं वो सभी लोग, है ना। जबकि हॉरिजॉन्टल और दूसरे जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें ये चीजें देखने को नहीं मिलती है ना। तो इसमें क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसके अंदर, तो नीचे वाला व्यक्ति अपने ऊपर वाले व्यक्ति से सीधा सीधा जुड़ा हुआ रहता है, कोई भी बात होती है तो वो आराम से कर सकते हैं, है ना। और ये पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होता है ना, जिसमें ऑर्डर्स जो है, यहाँ पे ऑर्डर देने का काम किसका है, ओनली इसका। सारे दायित्व, सारी लायबिलिटी, सारी ड्यूटीज किसकी रहेगी, तो इसकी रहेगी। काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन फाइनल रिपोर्ट जो जाएगी एमडी को, ऊपर वाले को, मैनेजमेंट को, कंपनी के, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो इसकी रहेगी देने के लिए, है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर के अंदर इनके कुछ मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी है, एडवांटेज भी हैं, साथ के साथ उनके डिसएडवांटेज भी हैं, है ना। तो हम लोग अब आगे बात करते हैं इनके एडवांटेज क्या क्या हैं, कि इस तरीके के लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज, है ना। तो नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, मैं यहाँ पे पॉइंट बोलता जाता हूं आपको। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये नंबर फर्स्ट, कि जो ऑर्डर जाएंगे ना हमारे, वो ऑर्डर किसके थ्रू जाएंगे, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को देगा। तो ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा अधिकारी है ना। लाइन स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्डर जा रहे। मीन्स अगर हम किसी भी स्टेज पे बात करें, मान लीजिए कि सेल्स सुपरवाइजर की बात करें, तो इसको किसके ऑर्डर मानने हैं, तो इसको केवल और केवल अपने ऊपर वाले अधिकारी के ही ऑर्डर मानने हैं। तो इसमें मिसकम्युनिकेशन नहीं होता है और इस तरीके की चीजें हमको फेस करने को नहीं मिलती है ना। और ये किसके ऑर्डर मानेगा, रीजनल, तो अपने जीएम के या जनरल मैनेजर के ऑर्डर मानेगा। तो एक व्यक्ति को, एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी के ऑर्डर मानने होते हैं, आदेश मानने होते हैं, और आदेश उनको एक ही व्यक्ति से मिलते हैं, है ना। तो इससे क्या है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो इसकी कंट्रोलिंग करना बहुत इजी हो जाता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो डिसिप्लिन में भी कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे डिसिप्लिन रखने में। फिर है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो है, इसका बेनिफिट क्या है, तो इसके जो उत्तरदायित्व हैं वो निश्चित है ना। ड्यूटीज जो है हमारी वो पूरी तरीके से निश्चित है। इसने इसको काम बता रखा है कि टारगेट कितना अचीव करना है, इसने इसको काम बता रखा है और इसने इसको काम बता रखा है। मीन्स उनमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रहती है कि आपके पास जो ऑर्डर आया है उसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। मिसकम्युनिकेशन जरा से भी नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि आपके ऊपर का अधिकारी आपके साथ में है और वो बिल्कुल क्लियरली बता देता है कि भाई क्या काम करना है, कितने टाइम पीरियड में करना है, कॉस्टिंग कितनी आनी चाहिए, सारी चीज़ें हैं ना उसमें कवर हो जाती हैं। फिर है हमारे पास में इसका तीसरा, कि इसमें डिसीजन मेकिंग, है ना। इसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसे की जाएगी, तो डिसीजन मेकिंग बहुत इजी होती है। क्योंकि आपके पास में राइट्स जो हैं, यहाँ पे अधिकार जो है वो किसके हैं, डिसीजन लेने के, केवल एक ही व्यक्ति के पास, ये है ना। तो इससे क्या होगा कि डिसीजन लेने के लिए ये व्यक्ति किसी और पे डिपेंड नहीं है ना। तो क्या होगा, तो बहुत जल्दी डिसीजन हो जाएंगे, टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम आएगी, पंक्चुअलिटी रहेगी, कम टाइम के अंदर और एक्यूरेसी के साथ में ज़्यादा अच्छे से वो डिसीजन ले सकता है ना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में इसका जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सामने, जैसा हमको दिख रहा है 1, 2, 3 और 4। तो इसका प्रशासनिक ढांचा जो है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो पोर्शन अगर हम बात करें उस डिपार्टमेंट की, तो वो बहुत इजी है। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर भी उनकी कॉस्ट कम हो जाती है ना। मिनिमम कॉस्ट के साथ में काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल अगर बनाते हो आप स्ट्रक्चर, है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उस तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पर भी आपको 5 आदमी रखने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको 5 या मल्टीपल के अंदर रखने पड़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके से फैलता हुआ चला जाता है ना। एक के नीचे 4, फिर उसके नीचे वापस 4, तो इस तरीके से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो फिर उसकी कॉस्ट भी आपकी उतनी ही आएगी, आपको सैलरी भी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, आपको ऑफिस का फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट मिलता है इसके अंदर।
फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग के लिए भी हमको टाइम कम लगता है, कॉस्ट कम आती है, क्योंकि पॉलिसीज बनाने वाला कौन व्यक्ति है, तो पूरी तरीके से जिम्मेदारी किसकी है, जनरल मैनेजर की है ना। इस बार सीजन के अंदर दीपावली पे हम लोगों को कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी सेल्स करनी है, लास्ट ईयर कितनी करी थी, कितनी इंक्रीज करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। उसके साथ ही कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विसेज हैं उनको लेके भी चीज़ें आप जो डिसीजन लेना है, तो डिसीजन मेकिंग वगैरह के हिसाब से भी देखा जाए तो हम लोगों के लिए बहुत ईजी रहता है ना। अब मेन चीज़ एक कि अगर इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है ना, किसी भी लेवल पे, चाहे गलती इससे हो, चाहे इससे हो, चाहे इससे हो, चाहे इससे खुद से हो जाए, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर कर्मचारी जो हमारा एम्प्लॉय जो है उसकी जो मिस्टेक है, किस व्यक्ति ने किस लेवल पे मिस्टेक करी है, ये जानना और ये फाइंड आउट करना सबसे इजी है लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बहुत इजीली हम इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो मिस्टेक कर रहा है या ये मिस्टेक किस एम्प्लॉय से हुई है ना। तो उसको पेनल्टी चार्ज करनी है, उसको किसी तरीके का आपको दंड देना है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बहुत इजीली फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं, है ना। फिर इसमें दो और चीज़ें हमारे पास में, एक तो है हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, है ना। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो इस तरीके के इस लाइन ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा और बहुत इजी होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है ऊपर से नीचे की तरफ तो ऑर्डर फॉर्मेट में जा रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ आपके रिपोर्ट फॉर्मेट में जा रहा है ना। तो कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आता है, ये व्यक्ति इसको ऑर्डर देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और नीचे की तरफ से अगर हम देखें इसको तो सेल्समैन जो है सेल्स सुपरवाइजर को रिपोर्टिंग करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा और ये इसको रिपोर्ट कर देगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन संदेशवाहन जो है वो बहुत ईजी रहता है ना। एक सबसे बड़ा बेनिफिट इस स्ट्रक्चर का ये है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, लोचशील, फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशील। ये स्ट्रक्चर जो है पूर्ण रूप से 100% जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है ना वर्किंग या ऑपरेशंस के लिए। तो इसमें क्या है, अगर सिचुएशन के हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें जो चेंज करनी होती है आपकी प्लानिंग के अंदर, वो बहुत इजीली हो जाती है, क्योंकि आपको किसी भी एक पर्सन को इन्फॉर्म किया, ये इसको इन्फॉर्म करेगा और ये इसको इन्फॉर्म कर देगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इसमें लोचशीलता रहती है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे और देखेंगे कि लाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। क्लियर?